सेक्शन सी में लिटरेचर पे आ चुके हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। इसका फर्स्ट है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट गिवन। इसमें 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, उसमें से एक को हमको सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट कहे है हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से है। इसमें राजवीर जो है ना रोते हुए चीख पड़ा, देखो ये टी गार्डन, क्योंकि राजवीर कभी टी गार्डन देखा नहीं रहता है। लेकिन जो प्रांजल है वो प्लांटेशन एरिया में या जहाँ पे टी गार्डन होते हैं वहाँ पे पैदा हुआ है, बढ़ा है, तो उसका एक्साइटमेंट राजवीर के टाइप का नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से उसको देखे रहता है। वो बोलता है ये अब एक टी कंट्री है, असम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है टी प्लांटेशन का पूरी दुनिया में, और यहाँ पे तुम इतने गार्डन देखोगे कि तुम्हारे लाइफ टाइम तक, तुम्हारा जीवन भर ये पूर जाएगा या हो जाएगा। उसके बाद राजवीर बोलता है कि जितना ज़्यादा हो सकता था उतना मैंने टी के बारे में पढ़ा है। फिर वो बोलता है कोई नहीं जानता कि टी को किसने खोजा है, इसके लिए बहुत सारे लीजेंड्स हैं या टेल्स हैं या कथाएँ हैं। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है वाई वॉज प्रांजल नॉट एज एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन्स। ये प्रांजल जो है टी गार्डन को लेकर राजवीर की तरह एक्साइटेड क्यों नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए है ही डिसलाइक्ड लुकिंग एट टी गार्डन्स। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको जो है पसंद नहीं आ रहा था टी गार्डन को देखना। बी है ही हैड वर्कड इन टी गार्डन्स हिमसेल्फ। ऐसा भी नहीं है कि वो टी गार्डन में खुद काम किया हुआ है। सी है ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स। बिल्कुल यही है, क्योंकि वो पहले से ही उस एरिया में पैदा हुआ रहता है जहाँ पे टी गार्डन्स होते हैं, इसी कारण उसको उतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें फिर डी है ही वॉज बोर्ड विद टी गार्डन्स, कि वो बोर हो चुका है टी गार्डन को लेके, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स। इसका आंसर है ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स। अब इसमें सेकेंड है व्हाट डज प्रांजल मीन बाई सेइंग that Assam has the largest concentration of plantations in the world। प्रांजल का कहने का क्या मतलब था कि वो बोल रहा था कि असम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है प्लांटेशंस के पूरी दुनिया में। इसका आंसर है बाई सेइंग दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड प्रांजल मीन दैट द हार्वेस्टिंग ऑफ टी इज़ द हाइएस्ट A10 प्लस नेमली असम। ये बोलकर कि असम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है प्लांटेशंस का पूरी दुनिया में, प्रांजल का कहने का मतलब था कि टी का जो हार्वेस्टिंग है या टी का जो खेती है वो सबसे ज़्यादा होता है एक ही जगह में, जिसका नाम क्या है, असम। फिर इसमें थर्ड नंबर है फिल इन द ब्लैंक विथ वन वर्ड ओनली। इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है एक वर्ड से। प्रांजल्स ब्लैंक कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। अब इसका आंसर है फ्रस्ट्रेशन। प्रांजल्स फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे आप एग्जाम में अंडरलाइन कर दीजिएगा। कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। कि प्रांजल जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गया था राजवीर के रिएक्शन को देखकर, इसलिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होगा। इसमें फ़ोन नंबर है हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। राजवीर के अनुसार ये दुनिया जो है टी की खोज के बारे में कैसे जाना। इसका ऑप्शन ए है हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस से तो नहीं जाना है, हमने नहीं समझा है, वो दंत कथाओं से या टेल से जाना है। बी है ट्रेडिशनल टेल्स। बिल्कुल यही है कि दुनिया जो है टी के बारे में जो ट्रेडिशनल टेल्स हैं, परंपरागत कथाएं, उन्हीं के द्वारा जाना है। सी है ऑथेंटिक एनकीडोट्स। तो इसके द्वारा भी नहीं जाना है, कोई ऑथेंटिक एनकीडोट्स के द्वारा। और डी है पॉपुलर पब्लिकेशंस, जो प्रसिद्ध पब्लिकेशन, इनके द्वारा भी नहीं जाना है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। अब इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन बी ट्रेडिशनल टेल्स, क्योंकि टेल्स माने कथाएं होता है जो कि लीजेंड्स का सिनोनिम है। इसमें फिफ्थ नंबर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड एज यूज्ड इन लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें हमको सही ऑप्शन को चूज करना है जो कि
जो वर्ड है क्राइड उसको लाइन 1 में एक्सट्रैक्ट करके यूज किया है। ये है जसप्रीत क्राइड अ लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग सेकेंड प्लेस इन अ कंपटीशन। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि जसप्रीत बहुत ज़्यादा रोई जब वो सेकेंड प्लेस कंपटीशन में आई, तब आ चुकी थी तब भी। तो यहाँ पे वो क्राइड का मतलब नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं है। भी देखिए जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सा वाइट टाइगर इन द सेंचुरी। बिल्कुल यही है कि जसप्रीत जो है ना जोर से रोई जब उसने देखा आश्चर्य के मारे एक सफ़ेद टाइगर को पहली बार एक सेंचुरी में। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। सी है जसप्रीत क्राइड फॉर आवर्स व्हेन द पुलिस वेयर अनेबल टू फाइंड हर लास्ट पेट। कि वो कई घंटों तक रो रही थी। तो देखिए यहाँ पे क्राइड का मतलब रोना नहीं है ना, एक्साइटमेंट में चिल्लाना है। तो ये सी भी नहीं होगा। और डी देखिए जसप्रीत हैज रियली क्राइड सिंस शी सा व्हेन शी वाज 3 years ऑफ एज। तो जसप्रीत जो है ना बड़ी मुश्किल से रो पाती थी जब वो 3 साल की थी। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो क्राइड है वो चिल्लाना है खुशी के मारे या आश्चर्य में, न कि रोना है। अब इसका आंसर है ऑप्शन बी, जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सा वाइट टाइगर। तो जैसे हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा है कि यहाँ पे क्राइड का मतलब उत्साह में चिल्लाना होता है, न कि रोना, इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन 5 तक में फर्स्ट का हम लोग आर देखेंगे। तो आर में बी नंबर है कि ओमेगा इट शेल बी डन सर रिमूव विटामिन्स। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर वेल्स प्रेजेंट विटामिन्स। तो देखो ओमेगा बोल रहा है कि सब हो चुका है, अब विटामिन को रिमूव किया जाए। तो सारे के सारे क्रू जो है ना विटामिन को बॉक्स से बाहर निकाल रहे हैं उनके बेल्ट से और विटामिन को प्रेजेंट कर रहे हैं। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। और अपने सामने में विटामिन को वो रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। सेलो विटामिन्स, उनको निगलो। दे पॉप ऑफ द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली। कि उन्होंने विटामिन को खोल लिया और अपने माउथ में डाल लिया और उसको धीरे धीरे खाने लगे। दे ओपन देयर आइज वाइड, देयर हेड शेक्स एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स। कि उनकी आंखें जो हैं पूरी तरह से खुल गईं, उनके माथा जो है उनका सर घूमने लगा और अपना हाथ उन्होंने अपने मस्तक पे रख लिया। थिंक टैंक एक्सीलेंट नाउ डिसिपेयर दैट कोट। थिंक टैंक बोल रहा है कि एक्सीलेंट, अब उस कोड को डिसअपेयर करो। ऑल बोल रहा है इट शैल बी डन सर, सब हो जाएगा सर। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेज। और उन्होंने बुक के पेजों को पलटना शुरू किया। ओमेगा ब्राइटली आह, आयोटा ब्राइटली ओह, ऊप ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर, हंस के बोल रहा है हा हा हा। थिंक टैंक बोल रहा है व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। ये क्या बोल रहा है मुझको बताओ तुरंत के तुरंत, इसको ट्रांसक्राइब करो ओमेगा। ये लिया गया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से। इसमें पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूजेज ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो देखिए इसमें लाइन 1 में जो हमने प्रेजेंट को पढ़ा है तो हमें प्रेजेंट करना माने देना होता है, न कि इसका कोई टेंस से लेना देना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं कि ऊप्स रिसीव्ड अ नाइस प्रेजेंट फ्रॉम थिंक टैंक। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है देना से, प्रस्तुत करना से, न कि किसी उपहार से। तो पहला तो गलत हो जाएगा। बी आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन। बिल्कुल यही है कि आयोटा को भी अपना ओपिनियन को फर्मली प्रस्तुत करना था। तो हो जाएगा आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फर्मली। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा इसका। सी देखिए ओमेगा मस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड लीव द फास्ट बिहाइंड। कि ओमेगा को फोकस करना था अभी वर्तमान पे, प्रेजेंट पे। तो यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब तो वर्तमान नहीं है, तो नहीं होगा। और डी है ऊप्स डिडंट नो एनी वन इनफ दो अ क्राउड वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी देखिए जो क्राउड या भीड़ आ गया था तो ऊप्स को कोई भी चीज़ मालूम नहीं था, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फर्मली। फिफ्थ में फर्स्ट का बी है कि आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फर्मली। उसमें सेकेंड देखिए कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट से एक वर्ड को सुटेबली सेलेक्ट करते हुए हमको इस एनालॉजी को, इस सिमिलरिटी को कंप्लीट करना है। इसमें फ्रावन का स्माइल दिया हुआ है, तो गुनूली का क्या होगा। तो देखिए फ्रावन मतलब होता है कि डिस्प्लेजर में भौं का, आईब्रो का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना।
और इस्माइल जो है उसका अपोजिट होता है सिमिलरली। ग्लूमली का मतलब होता है सैडली या डल, और ब्राइटली का मतलब इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्राइटली जो है ना 2 जगह यूज हुआ है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो, कि ओमेगा के साथ में ब्राइटली लगा हुआ है और आयोटा के साथ में ब्राइटली लगा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रावन इस्माइल अग्लुमली ब्राइटली। अब इसका सेकंड का आंसर है कि फ्रावन का इस्माइल अग्लुमली का ब्राइटली। अब इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द रीजन वाई ऑल क्रू मेंबर्स वर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स। यहाँ पे इस ऑप्शन को हमको बताना है जिसमें रीजन दिया हुआ है कि सारे क्रू मेंबर्स को क्यों बोला गया कि वो विटामिन ले लें। तो इसमें इन ऑर्डर टू ए बूस्ट देयर फिजिकल एनर्जी, कि उनका जो शारीरिक एनर्जी है वो बूस्ट होगा। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, हमने जो पढ़ा है तो गलत हो जाएगा। उसके बाद बी है एडेप्ट टू देयर सर्कमस्टेंसेस, कि उनके आसपास की परिस्थितियों से एडेप्ट करना, तो ये भी नहीं है। और उसके बाद सी देखिए क्विकली टर्न ऑल द पेजेज, सारे पेजों को जल्दी पलट लेना, तो ये भी नहीं है। पी डी देखिए एकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, एक महत्वपूर्ण कार्य को, एक स्पष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए, बिल्कुल यही है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आंसर 3 का ऑप्शन डी है एकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। अब इसमें फोर्थ नंबर है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट ओमेगा टू डू व्हेन ही सेड ट्रांसक्राइब। तो इस एक्सट्रैक्ट में जो हमने समझा है कि थिंक टैंक सबसे ज़्यादा ओमेगा से क्या चाहता था जब वो बोला ट्रांसक्राइब। तो इसमें ए दे रहा है रीड अलाउड, जोर से पढ़ना, तो जोर से पढ़ना तो नहीं चाहता था, इसका मतलब ट्रांसक्राइब नहीं होता है। फिर उसके बाद देखिए सेकंड ट्रांसलेट, बिल्कुल वो ट्रांसलेट करवाना चाहता था, क्या है बताओ करके। थर्ड है मेक नोट्स, नोट्स से भी बनाना नहीं चाहता था, तो ये भी नहीं होगा। इंटरप्रेट, हाँ उसके वो इंटरप्रेट या ट्रांसलेट करना चाहता था, तो फोर्थ नंबर भी होगा। और फिफ्थ है रिकॉर्ड रिएक्शंस, जो रिएक्शन रिकॉर्ड करवाना चाहता था, ये भी नहीं होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 और 4 है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 का आंसर है ऑप्शन बी 2 एंड 4। फिर फिफ्थ नंबर है द प्ले राइट प्लेसेस सर्टेन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन ब्रैकेट्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस प्ले राइट में हमने अच्छे से देखा हुआ है कि कुछ शब्द और सेंटेंसेस जो है ना, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। लिस्ट एन यूएस दिज बेनिफिट बोथ द डायरेक्टर एंड एक्टर्स, कि हमको 2 तरीके बताना है जिसमें डायरेक्टर और एक्टर को इससे फ़ायदा होता है। तो देखिए इसमें पहला है कि ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है स्टेज सेटिंग और मूवमेंट को, दूसरा एक्टर्स को हेल्प करता है इमोशंस को समझने में, और डायरेक्टर्स को हेल्प करता है गेस्चर्स में, जिसके कारण परफॉर्मेंस में क्लैरिटी आ जाए। अब इसका आंसर 5 है द वे दिज बेनिफिट बोथ द डायरेक्टर एंड एक्टर्स आर। ए है हेल्प्स विथ अंडरस्टैंडिंग स्टेज सेटिंग एंड मूवमेंट्स। बी है हेल्प्स एक्टर्स विथ द इमोशंस एंड डायरेक्टर्स विथ गेस्चर्स टू गेन क्लियरिटी व्हाइल परफॉर्मिंग। क्वेश्चन 5 के सेकंड में आ चुके हैं। अटेम्प्ट एनी वन अप टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन, 2 एक्सट्रैक्ट में एक को अटेम्प्ट करना है। तो 2 का ये है द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज वेयर नो बर्ड could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees से लिया गया है कि सारे पेड़ जो हैं अब जंगल की ओर जा रहे हैं, और ये जंगल जो है आजकल बिल्कुल खाली है। यहाँ पे कोई बर्ड नहीं बैठता है, कोई इंसेक्ट, कोई कीड़े नहीं चुभते हैं, और कोई सन यहाँ पे नहीं है जो छाँव में अपने पाँव को रखना चाहता है। ये सारे के सारे फॉरेस्ट जो है ना आजकल एम्प्टी हैं पूरी की पूरी रात, लेकिन सुबह तक फुल हो जाएंगे, ट्री से भर जाएंगे। अब देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, कि जो सेंटेंस है उसको सही ढंग से हमको कंप्लीट करना है। इट इज़ क्लियर दैट पर्सनिफिकेशन इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर नो सन बरी इट्स फिट बिकॉज, कि यहाँ पे क्लियर है कि पर्सनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है यूज किया गया है नो सन बरी इट्स फिट में, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लियर है कि ये जो पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सन जो है एक नॉन ह्यूमन है और उसको यहाँ पे एक ह्यूमन की तरह दिखाया जा रहा है जैसे उसके पाँव हों, और अपने पाँव को धूप से बचाने के लिए छाँव में रख रहा है।
इसीलिए यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है। अब इसमें आंसर 5 में 2 का बी का फर्स्ट है कि इट इज क्लियर दैट पर्सनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर नो सन बरी इट्स फीट बिकॉज द सन विच इज नॉन ह्यूमन इज एट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन फीचर ऑफ हैविंग फीट। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है द पोएट हैज यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन्स व्हाट इफेक्ट डज सी विश टू क्रिएट बाई इट्स यूज। कि पोएट ने यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस को यूज किया है, जो लाइन दिया हुआ है वो क्या इफेक्ट पैदा करना चाहती है इसको यूज करके। नो बर्ड कुड सीड, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन। यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये जो नो यूज कर रही है, जो पोएटेस है वो, उसका एम यहाँ पे क्या है, इसको जोर लगाना है कि बार बार बताना चाहती है कि कोई भी पेड़, कोई भी जो बर्ड है वो बैठ नहीं पाएगा, कोई भी कीड़ा छुप नहीं पाएगा, कोई भी सन। यहाँ पे वो क्या कर रही है, एम्फेसिस कर रही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम्फेसिस। न तो वो कंपेरिजन कर रही है, ना कोई राइम बना रही है, ना ही कोई ह्यूमर प्रेजेंट कर रही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा ए, एम्फेसिस। अब इसका सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्फेसिस। अब इसका थर्ड का आंसर होगा फॉल्स। अब इसका फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन ए, अननेचुरल। अब इसका आंसर फिफ्थ में ऑप्शन सी होगा, इट बिल्ड्स मोमेंटम। इसका थर्ड देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। द एक्सट्रैक्ट यूजेज ट्रीज एज अ सिम्बल फॉर कंजर्वेटिव पीपल। किस एक्सट्रैक्ट में ट्रीज का यूज जो है ना कंजर्वेटिव पीपल के सिंबल के रूप में हुआ है, तो बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ पे ट्रीज का यूज जो है ना वो कंजर्वेटिव पीपल के सिंबल के रूप में यूज नहीं हुआ है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। अब इसका थर्ड का आंसर होगा फॉल्स। अब इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। हमको एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है इस एक्सट्रैक्ट से, ताकि सेंटेंस जो है कंप्लीट हो। द आइडिया ऑफ अ फॉरेस्ट दैट हैज बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज इज। तो देखिए ये आइडिया कि जो फॉरेस्ट, ये जंगल जो हैं आजकल पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं, ये क्या है। तो देखिए ये अननेचुरल है, ये अप्राकृतिक है, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि जंगल में जो है ना वो पेड़ हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। स्केरी माने डरावना, ना तो ये डरावना है, ना ही मैजिकल माने जादुई है, ना ही ये लेजेंडरी है, कोई कथात्मक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसका फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन ए, अननेचुरल। इसके बाद क्वेश्चन इसका 5 है, हाउ डज द यूज ऑफ इंजामेंट इम्पेक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। तो इंजामेंट का जो यूज है वो इस एक्सट्रैक्ट को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। ये है, इट फोर्सेस फ्रिक्वेंट पॉजेज। तो ये इंजामेंट में क्या होता है, पूरा कंटिन्यूएशन होता है, सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनका, उसमें कहीं पे भी पॉजेज नहीं होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत है। इट सिंप्लीफाइज द मीनिंग, ये मीनिंग को भी सिंप्लीफाइड करता है, ऐसा नहीं है। थर्ड देखिए, इट बिल्ड्स मोमेंटम। हाँ, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंसेस होने से क्या होता है, मोमेंटम बिल्डअप होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एंजामेंट एक ऐसा पोएटिक डिवाइसेस है जिसमें कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंसेस होता है बिना पॉज के, और ये एंड तक चलते रहता है, और लाइन इसमें ख़त्म ही नहीं होता। मतलब इसमें जो पोएट या पोएटेस होते हैं वो लाइन आफ्टर लाइन लिखते रहते हैं, लेकिन उसको एंड नहीं करते। डी है इसका, इट मेक्स द लाइन लिरिकल। तो लाइन्स को लिरिकल भी नहीं बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। अब इसका आंसर फिफ्थ में ऑप्शन सी होगा, इट बिल्ड्स मोमेंटम। इसका आर है सेकंड का बी, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड ए सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। अब मुझको एक हेयर डाई करने का ज़रूरत है, और उसमें ऐसा कलर मुझे लगाना है जिसमें भूरा हो, काला हो या कैरेट कलर का हो। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अरे जो जवान आदमी बेताब है वो मुझे और मुझको ही प्यार करेगा, न कि मेरे पीले बालों को। फॉर एनी गेगरी से है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में पोएट का टोन क्या है। फर्स्ट बोलता है थॉटफुल, तो थॉटफुल तो नहीं है क्योंकि इसमें कोई सोचने वाला बात हमको पता नहीं चल रहा है। सेकंड है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव भी नहीं है, कोई अथॉरिटी इसमें दिख नहीं रहा है, तो सेकंड भी नहीं होगा। एजिटेटेड, हाँ ये बिल्कुल एजिटेटेड है, उत्तेजित है, उसके मन में एक उत्तेजना का भाव है कि अगर मैं हेयर को डाई कर लूँगी तो ये हो जाएगा करके, तो थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट। फोर इंसल्टिंग, इसमें इंसल्टिंग वाला कोई बात नहीं है, तो भी नहीं होगा।
और फिफ्थ है आर्गूमेंटेटिव, बिल्कुल इसमें आर्गूमेंट दे रही है वो कि क्या करने से क्या होगा, तो फिफ्थ भी होगा। तो इसका ऑप्शन 3 एंड 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी होगा 3rd एंड 5। आंसर 5th का फर्स्ट में ऑप्शन बी है 3rd एंड 5। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काज द यंग मैन टू डिसेपर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार जो जवान आदमी है वो बेताब क्यों है? क्योंकि जो प्रेम में वो होपलेसली हो चुका है, उसका आशा जा चुका है, जिसके कारण वो जो है बेताब या डिसेपेयर हो चुका है। अब इसका आंसर सेकेंड है बीइंग होपलेसली इन लव काजेज यंग मैन टू बी इन डिसेपर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द स्पीकर्स नीड टू कलर हर हेयर एज पर द एक्सट्रैक्ट। क्या रीजन के कारण स्पीकर को ज़रूरत है अपने बाल रंगने का इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार? ये है हर कंट्रोल ओवर व्हाट मेक्स हर लुक ब्यूटीफुल, कि उसे वो कंट्रोल कर लेगी जिसके कारण वो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं पढ़ा है हमने। हर डिजायर टू बी लव्ड फॉर इनर ब्यूटी, आंतरिक सौंदर्य को प्रेम करने की उसकी इच्छा कारण वो कलर कर रही है, तो कलर क्यों करेगी? आंतरिक सौंदर्य को देखने के लिए, तो भी नहीं है। सी है हर नीड टू चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट ब्यूटी, वो चाहती है कि लोगों का जो नज़रिया है ब्यूटी को लेके वो चेंज हो, ऐसा भी नहीं है। डी है आर कन्विक्शन दैट सी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड, क्योंकि उसको भरोसा है कि वो अंदर से काफ़ी खूबसूरत है, इसी कारण वो कलर करना चाहती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर थर्ड का ऑप्शन डी है हर कन्विक्शन दैट सी इज ब्यूटीफुल इनसाइड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द स्पीकर्स हेयर। स्पीकर को हेयर को लेके ये जो एनालॉजी है इसको हमको कंप्लीट करना है। इसमें येलो, ब्लॉन्डे और ब्लैक कैरेट। तो देखिए येलो कलर उनका हेयर होता है जो कि ब्लॉन्ड पर्सन होते हैं। सिमिलरली कैरेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑरेंज लिखना है। अब इसका आंसर 4 में देखिए येलो का जो रिलेशन ब्लॉन्डे के साथ में है वही रिलेशन कैरेट का किसके साथ में? ऑरेंज का, ये ऑरेंज हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 5 है कि सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड सेट इज यूज्ड इन द सिमिलर मैनर एज लाइन 2 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए लाइन 2 एक्सट्रैक्ट में जो सेट यूज हुआ है, यहाँ पे सेट माने ये कलर को लगाना या फिक्स करना है। तब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ये बोलता है आई वांट टू सेट हिम अप एंड गेट माय वर्क डन दिस टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो सेट का अर्थ है वो अलग है। वो बोल रहा है कि उस आदमी को मैं बुलाऊंगा या काम करवाऊंगा ताकि मेरा काम हो जाए, तो नहीं होगा। बी होगा डू यू हैव अनदर सेट ऑफ द बुक्स दैट आई कैन रीड। इसमें क्वांटिटी ऑफ बुक्स को सेट बोला जा रहा है, ये भी नहीं है। सी है द डेजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 आवर्स बिफोर बीइंग सर्व्ड, कि जो मिठाई है उसको 2 घंटा सेट होने का या जमने का ज़रूरत है 2 घंटा सर्व करने से पहले। तो देखिए सी ही होगा कि कलर को सर्व सेट करना चाहती है, तभी कलर उसमें फिक्स होगा। और डी देखिए द सेट फॉर द स्कूल प्ले लुक्ड क्वाइट ग्रैंड, जो स्कूल प्ले का जो सेट है ये स्टेज है वो काफ़ी बड़ा है, तो डी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसका 5th में ऑप्शन सी करेक्ट है द डेजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 आवर्स बिफोर बीइंग सर्व्ड। अब हम लोग क्वेश्चन 6 पे आ चुके हैं, जो कि है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स ईच। कि नीचे दिए गए में 4 के आंसर हमको देना है 40-50 वर्ड्स में। फर्स्ट है वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बेबी सीगुल्स फियर, कि जो बेबी सीगुल का फियर था उसको लेते हुए हमको जो स्टेटमेंट है उसको वैलिडेट करना है। फियर्स डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन वंस माइंड, कि जो डर है वो और कहीं पैदा नहीं होता, केवल अपने दिमाग में होता है। ये क्वेश्चन है हिज फर्स्ट फ्लाइट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से। अब इसका आंसर देखिए द गिवन स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड बिकॉज द बेबी सीगुल सा हिज फैमिली फ्लाई, के जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाइड किया जा सकता है क्योंकि जो बेबी सीगुल है उसने अपने परिवार को उड़ते हुए देखा। स्टिल ही वॉज टेरिफाइड एज ही थॉट दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिज बॉडी वेट, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर से डरा हुआ था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके जो पंख हैं उसके शरीर के वजन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन ग्रिप्ड हिज माइंड एंड ओवर पावर्ड एनी सेंस ऑफ एश्योरेंस, कि जो डरने का डर था, जो गिरने का डर था, उसने उसके दिमाग को पकड़ लिया था और किसी भी प्रकार के एश्योरेंस को वो ओवर पावर कर रहा था। ही वॉज टू स्केर्ड टू इवन ट्राई, वो इतना डरा हुआ था कि वो ट्राई भी करना नहीं चाहता था। इसमें क्वेश्चन सेकंड है एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विद प्राइमरी इन फायर, कि हमको एक्सप्लेन करना है कि पोएट को व्यक्तिगत तौर पे क्यों लगता है
उनका क्यों ये दृढ़ विश्वास है कि दुनिया अगर ख़त्म होती है तो वो पहले फायर से ख़त्म होगी। फायर एंड आइस से क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरीली एंड इन फायर, कि जो पोएट हैं उनका सबसे पहला मत है कि जो दुनिया है वो खत्म होगा आग से, बिकॉज ही हैज़ सीन द इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड अनएंडिंग डिजायर्स ओवर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो प्रभाव और जो परिणाम है वो देखा है किस प्रकार से अनियंत्रित और कभी न खत्म होने वाली जो इच्छाएं हैं मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ही हिमसेल्फ वॉज द विक्टिम ऑफ द फेरी एस्पेक्ट ऑफ डिजायर, वो स्वयं भी इस समस्या से पीड़ित हैं, यह जो डरावना खतरा है डिजायर का उससे वो पीड़ित हैं। क्वेश्चन थर्ड है, वेलीज यूनिक मेडन बस राइड एक्सपीरियंस कुड बी पॉसिबल बिकॉज सी बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज, डू यू एग्री वाई नॉट। तो जो वेली का यूनिक मेडन बस राइड का अनुभव था वो तभी संभव हो पाया क्योंकि वो एक स्मॉल विलेज से आती थी। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। 2 रीज़न इसमें लिखना है। ये मैडम राइट्स बस से है। इसका आंसर है कि यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बिकॉज फर्स्ट में लिखेंगे देयर वाज ओनली वन बस इन वेलीज विलेज दैट सी ऑब्जर्व सेवरल टाइम्स वेयर ए सिटीज हैव मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि मैं ये जो गिवन स्टेटमेंट है उससे एग्री करता हूँ। तो पहला जो देंगे एग्री में हम लोग रीजन कि चूँकि वेली के गांव में एक ही बस था और उसको बार बार देखा करती थी, जबकि शहरों में और भी अलग अलग ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं। सेकेंड है also she could travel alone safely which might not be possible in big cities due to risk of various criminal activities or attacks, और इसके साथ में वो खुद सेफली ट्रेवल कर पाई, लेकिन बड़े शहरों में संभव नहीं होता क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज या अटैक का खतरा होता है। इसमें क्वेश्चन 4 है, गिव वन रीजन वाई द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन इज मोर अ फेबल देन अ ब्लाड, कि हमको एक रीजन बताना है कि द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन जो है वो फेबल ज़्यादा क्यों है ब्लाड के कंपेरिजन में। अब 4 का आंसर है, अ फेबल इज अ फिक्शियस नरेटिव यूजुअली विद एनिमल्स बर्ड्स एक्सेट्रा एज करेक्टर्स एंड शेयर्स ए स्ट्रांग मैसेज वेयर इज अ ब्लाड इज नरेटिव वर्स दैट कैन बी सिली आर हीरोइक। तो जो फेबल होता है वो एक काल्पनिक नरेटिव होता है जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, साथ ही साथ एक स्ट्रांग मैसेज वो शेयर करता है, जबकि ब्लाड जो है वो एक नेरेटिव वर्स होता है जो कि काफ़ी सिली या हीरोइक होता है। द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन कंटेंस एनिमल एज करेक्टर्स एंड श्योरली हैज ए स्ट्रांग मैसेज। और द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन जो है ना, इसमें एनिमल्स जो हैं करेक्टर के रूप में हैं और इसमें एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि किसी को भी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इट कैन बी कंसिडर्ड मोर अ फेबल देन अ ब्लाड, इसीलिए इसको एक फेबल ज़्यादा कंसिडर किया जा सकता है एक ब्लाड के कंपेरिजन में। क्वेश्चन 5 है, हाउ कैन वी से दैट Natalya was continuously successful in maintaining an upper hand during her arguments with Lomo. Any one example? इधर प्रपोजल से है कि हमें कैसे कह सकते हैं कि जो नतालया है वो लगातार एक अपर हैंड मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो रही थी जब वो आर्गूमेंट कर रही थी लोमो के साथ में। अब इसका आंसर है, वी कैन से दैट नतालया वाज कंटिन्यूसली सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग एन अपर हैंड ड्यूरिंग हर आर्गूमेंट्स विथ लोमो बिकॉज शी नेवर लॉस्ट कूल व्हाइल प्रेजेंटिंग हर आर्गूमेंट्स about ownership of auction widows and she was able to answer every query and present an argument defeating the one presented by Lomo। तो हम बोल सकते हैं कि नतालया जो है लगातार सक्सेसफुल हो रही थी एक अपर हैंड मेंटेन करने में आर्गूमेंट के दौरान लोमो के साथ में, क्योंकि वो कभी भी अपना आपा नहीं खोती थी जब भी कोई आर्गूमेंट प्रेजेंट करती थी जो ऑक्शन विडोज है उसके ऑनरशिप को लेकर, और वो एबल थी सारे के सारे जो आर्गूमेंट थे उसके आंसर देने में। जो भी आर्गूमेंट प्रेजेंट करता था लोमो, जिससे लोमो जो है ना डिफीट हो जाता था, हार जाता था। अब क्वेश्चन 7 में आ चुके हैं, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स ईच, कि 2 के आंसर देना है 40-50 वर्ड्स में। फर्स्ट है, डॉक्टर हैरियट न्यू हिज पेशेंट्स एज वेल एज देयर ऑनर्स रियली वेल डिस्कस द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो क्वेश्चन द ट्रम्प ऑफ सर्जरी से है कि डॉक्टर हैरियट जो है अपने बीमार जानवरों को भी अच्छी तरह से जानते थे, साथ में उनके मालिकों को भी। इसको हमको डिस्कस करना है। अब इसका आंसर है कि डॉक्टर हैरियट knew his patients' animals as well as their owners really well, because when he saw Tricky in the market, he understood the dog was in pain just by looking him। तो डॉक्टर हैरियट जानते थे अपने पेशेंट्स को, एनिमल्स को, साथ ही साथ उनके मालिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उन्होंने जब मार्केट में ट्रिकी को देखा था तो तुरंत वो समझ गए थे कि ये जो कुत्ता है वो दर्द में है
केवल एक बार देखकर। डिस्पाइट नोइंग टिकीज कंडीशन वॉज ड्यू टू मिसेज पंफरे ही नेवर स्पोक एनी हार्श एंड एडवाइजिंग वर्ड्स टू हर। लेकिन जो ट्रिकी है उसके कंडीशन को जानने के बाद भी उन्होंने मिसेज पंफरे को कभी भी कोई हार्श या कठिन वर्ड नहीं बोला, नहीं उनको कोई सलाह दिया। इसमें क्वेश्चन सेकेंड है, स्टेट वन लाइकली रीजन द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर चोज टू करेक्टराइज आसेबल एज शॉर्ट एंड फेट। कि हमको बताना है कि क्या कारण से जो राइटर हैं द मिडनाइट विजिटर के, उन्होंने चुना जो आसेबल का करेक्टर है वो नाटा होगा और मोटा होगा। अब इसका आंसर है कि द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर chose to characterize Asable as short and fat because he wanted to give a strong message that the brain is what counts more than brain power। तो देखिए दो राइटर हैं मिडनाइट विजिटर के, उन्होंने असेबल को नाटा और मोटा बनाना पसंद किया क्योंकि वो चाहते थे कि एक स्ट्रांग मैसेज दें कि जो महत्व है वो दिमाग का है न कि मसल पावर का है। ही आल्सो वांटेड टू पोर्ट्रे that irrespective of his physical appearance Asebal was able to handle any grave situation। और साथ ही साथ वो इस चीज़ को भी बताना चाहते थे कि अपने फिजिकल अपीयरेंस होने के बावजूद भी, इस टाइप का फिजिकल अपीयरेंस होने के बावजूद भी आसेबल जो है वो किसी भी प्रकार का ग्रेव सिचुएशन को, कठिन स्थिति का सामना करने के लिए, हैंडल करने के लिए वो तैयार था या सक्षम था। इसमें क्वेश्चन थर्ड है, वैलिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फन लर्निंग टास्क towards successful careers in the context of रिचर्ड इब्राइट in the making of a scientist में। तो देखिए द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में क्यों रिचर्ड इब्राइट जो है ना सक्सेसफुल हो पाए थे फन लर्निंग को यूज करके, इसको हमको यहाँ पे बताना है। ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है जो स्मॉल छोटे छोटे फन लर्निंग टास्क होते हैं एक सक्सेसफुल करियर को बिल्डअप करने में। अब इसका आंसर है कि रिचर्ड स्टार्टेड द कलेक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ बटरफ्लाइज एज अ फन एक्टिविटी। कि रिचर्ड ने जो कलेक्शन और ब्रीडिंग है बटरफ्लाइज का उसको एक फन एक्टिविटीज के रूप में शुरू किया। लेटर ही गॉट क्यूरियस अबाउट द गोल्ड स्पॉट्स एंड द सेग्रीगेशन। अब इसका आंसर है कि रिचर्ड स्टार्टेड द कलेक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ बटरफ्लाइज एज अ फन एक्टिविटी। रिचर्ड ने जो बटरफ्लाइज हैं उनको कलेक्ट करना, उनको ब्रीड करना स्टार्ट किया एक फन एक्टिविटी के रूप में। लेटर ही गॉट क्यूरियस अबाउट द गोल्ड स्पॉट्स एंड द सेक्रेशन फ्रॉम देम एंड थ्रू दिस ही वाज एबल टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड लेटर डीएनए। तो देखिए उन्होंने जो सेग्रेशन था और जो गोल्ड स्पॉट था उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हुए, जिज्ञासु हुए, जिसके कारण वो एबल हुए एक थ्योरी डेवलप करने के लिए सेल स्ट्रक्चर को लेके और बाद में डीएनए को लेके। दिस शोज हाउ फन लर्निंग रिजल्टेड इन अ करियर एज अ रिनोन सक्सेसफुल साइंटिस्ट। इससे पता चलता है कि कैसे फन लर्निंग के द्वारा एक रिनोन साइंटिस्ट का करियर जो है ना बना या रिजल्ट में आया। अब इसमें क्वेश्चन 8 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। नीचे दिए गए में से एक का आंसर हमको करना है 100 से 120 वर्ड्स में। फर्स्ट आंसर है, मिजबिल एंड द टाइगर बोथ वेर लुक्ड आफ्टर बाई ह्यूमंस। मिजबिल और टाइगर दोनों इंसानों के द्वारा देख रेख किए जाते थे। एज्यूम दे बोथ मीट ईच अदर इन द जू। आप एज्यूम करिए कि दोनों जू में एक साथ मिलते हैं। एंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर लाइफ स्टाइल एंड फीलिंग्स। और वो बातचीत करते हैं अपने लाइफ स्टाइल और फीलिंग्स को लेके, भावनाओं को लेके। राइट दिस कन्वर्सेशन एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिजबिल द ऑटर एंड अ टाइगर इन द जू। ये जो कन्वर्सेशन है आपको लिखना है जो आपने चैप्टर पढ़ा है मिजबिल द ऑटर और अ टाइगर इन द जू को समझते हुए। यू मे बिगिन लाइक दिस। आप इसको शुरू कर सकते हैं। टाइगर, थैंक्स फॉर विजिटिंग मी दो आई डोंट यूजुअली लाइक विजिटर्स। ये टाइगर बोल रहा है कि धन्यवाद आप मेरे से मिलने आए, यद्यपि कि मैं विजिटर्स को पसंद नहीं करता। मिजबिल बोल रहा है ओ आई वुड लव विजिटर्स आई थिंक। मेरे को विजिटर्स अच्छे लगते हैं, मैं सोचता हूँ। अब देखिए इसमें टाइगर बोल रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया है वहीं से शुरू करेंगे कि थैंक्स फॉर विजिटिंग मी दो आई डोंट यूजुअली लाइक विजिटर्स। मिजबिल बोल रहा है ओ आई वुड लव विजिटर्स आई थिंक। फिर टाइगर बोल रहा है बट वाई टेल मी ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बीइंग इन दिस केज। कि टाइगर बोल रहा है कि बताओ क्यों ऐसा तुम सोचते हो, क्योंकि इंसान जिम्मेदार हैं जिनके कारण आज मैं इस पिंजड़े में हूँ या कैद में हूँ। मिजबिल बोल रहा है आई एम हैप्पी एंड सेफ हियर। मैं यहाँ पे खुश और सुरक्षित हूँ। दे टेक गुड केयर ऑफ मी दैट्स वाई आई डोंट हेट देम एंड फील प्रोटेक्टेड दिस वे। कि वो मेरा अच्छा देख रेख करते हैं इसलिए मैं उनसे नफरत नहीं करता और साथ ही साथ यहाँ पे मैं सुरक्षित अनुभव करता हूँ।
अब टाइगर बोल रहा है वी आर नॉट इन आवर नेचुरल हैबिटेट बिकॉज ऑफ देम, कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण में नहीं हैं, पर्यावरण में नहीं हैं उनके कारण से। अब मिजबिर बोल रहा है आई वुडंट नो हाउ टू सर्वाइव इन द वाइल्ड, मैं जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं नहीं जानता। इन वाइल्ड एनी प्रीडेटर कैन इजिली हार्म मी, और वाइल्ड में जंगल में कोई भी शिकारी जो है मुझको आसानी से हानि पहुंचा सकता है। टाइगर आई गेट यूर पॉइंट बट दे कैन लर्न टू को एग्जिस्ट, आई वुडंट विश टू बी टेम्ड एज अ पेट, कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लेकिन उनको भी को एग्जिस्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए, और मैं इस तरह से पालतू बनना पसंद नहीं करता। अब मिजबिर बोल रहा है दैट्स रियली सैड, ये बहुत दुख वाली बात है। आई होप दैट वन डे यू विल बी फ्री इन योर नेचुरल हैबिटेट, कि मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने प्राकृतिक आवास में फ्री हो जाओगे। आई होप दे विल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मुझे भरोसा है कि वो तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। तब टाइगर बोल रहा है इट इज़ ईजियर सेड देन डन, कि कहना आसान है करने के कंपेरिजन में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिर भी चलिए अच्छे की उम्मीद करते हैं। अब क्वेश्चन 8 का आर है, सेकेंड है इसका, कि नॉट फॉर वीपिंग नॉर फॉर ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि न तो रोकर न शोक मनाकर कोई भी दिमाग में शांति हासिल कर सकता है। इफ़ यू हैड टू यूज द मैसेज ऑफ द गिवन कोट फ्रॉम द बुद्धा sermon, the sermon of Banaras, to help the boy cope with the loss of his ball and what it signifies, the ball poem, what would you include in your advice? Also evaluate why it might be difficult for him to understand the notion. तो देखिए ये जो हमने पढ़ा है द sermon ऑफ बनारस से, तो ये बुद्धा का इस कोट को यूज करके हमको वो जो लड़का है द बाल पोयम वाला जिसने अपने बाल को खो दिया है उसको हमको समझाना है, ये बताना है कि क्या महत्व है और क्या क्या हम इस अपने एडवाइस में शामिल करेंगे, इसको आंसर में लिखना है। और इसमें देखिए व्हाट इट सिग्निफाइज, कि इसका क्या महत्व है। व्हाट वुड यू इंक्लूड इन योर एडवाइस, कि आप अपने एडवाइस में क्या शामिल करेंगे, तो ये इसका भी आंसर लिखना है, इसका भी आंसर लिखना है। साथ ही साथ लास्ट में बोल रहा है कि इवैल्यूएट व्हाट इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द नोशन। अब इसका आर का सेकेंड का आंसर है द रिफरेंस द कोट ऑफ बुद्धा सिग्निफाइज, कि जो ये कोट है बुद्धा का वो सिग्निफाइज करता है। फर्स्ट है द लॉस ऑफ इरिप्लेसेबल थिंग्स ब्रिंग्स ग्रीफ एंड सारोस टू पीपल, कि ऐसी चीज़ों का खोना जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते वो लोगों के जीवन में दुख और दर्द लाते हैं। सेकेंड है बट ओनली बाई लर्निंग टू स्टे काम एंड अंडरस्टैंडिंग द मॉर्टल नेचर ऑफ थिंग्स विल हेल्प इन लिविंग लाइफ नॉर्मली एंड फॉरगेटिंग द लॉस, लेकिन इस चीज़ को सीखना कि कैसे शांत रहें और समझें कि जो चीज़ें नष्ट होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, वो ख़त्म होंगी ही, हमको जीवन को बहुत आसान तरीके से और हानि को भुलाने में मदद करता है। इसके आगे लिखेंगे कि आई वुड इंक्लूड द फॉलोइंग लर्निंग्स इन माई एडवाइस टू द बॉय, कि मैं जो है नीचे दिए गए लर्निंग्स को शामिल करूँगा उस लड़के को जो मैं एडवाइस दूंगा उसमें। फर्स्ट है कि दैट लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड इज इनविटेबल, कि जो लॉस है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और इससे बचा नहीं जा सकता। सेकेंड द की ऑफ सक्सेस इज लर्निंग टू स्टे काम एंड फॉरगेटिंग द लॉस, और जो सफलता का मूल मंत्र है वो शांत रहना है और हानि को भुलाना है। थर्ड है एडेप्टेशन इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, और एडेप्टेशन जो है समझौता करना जो है वो जीवन में महत्वपूर्ण है। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर द बॉय टू अंडरस्टैंड दिस नोशन एज, इन बातों को समझना उस बच्चे के लिए काफ़ी कठिन है। इसका फर्स्ट है ही इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिज वर्ड्स एंड इज अलोन इन द लॉस, कि वह अभी काफ़ी छोटा है इन बातों की गहराई को समझने के लिए और इस हानि में अकेला है। सेकेंड ही हैज़ नो वन टू एक्सप्लेन एंड मस्ट लर्न फ्राम हिज ओन एक्सपीरियंस, और उसको समझाने वाला कोई नहीं है और उसे अपने खुद के अनुभव से इसको सीखना होगा। इसमें क्वेश्चन 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, कि नीचे दिए गए में से एक का आंसर को हमको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट है फिक्शन राइटर्स प्रीफर क्रिएटिंग ग्रे करेक्टर्स रादर देन ब्लैक एंड वाइट, जो फिक्शन राइटर होते हैं, काल्पनिक कथा लेखक होते हैं, वो ग्रे करेक्टर को क्रिएट करते हैं, ना ही ब्लैक और वाइट को। ब्लैक मतलब जो एकदम नेगेटिव करेक्टर हो, वाइट मतलब एकदम आइडियल करेक्टर हो, उसको छोड़कर बीच वाला करेक्टर को लोग लिखते हैं। एनालाइज दिस इन डिटेल विद रेफरेंस टू बोथ द करेक्टर्स ऑफ द थीव्स स्टोरी, इसको हमको एनालाइज करना है
और जो दो करेक्टर अनिल और हरी सिंह चैप्टर द थिप्स स्टोरी से उनको लेते हुए। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसका आंसर है कि बोथ करेक्टर्स इन द स्टोरी आर नेदर फुल्ली ब्लैक नेगेटिव नार वाइट आइडियल एज दे हैव रिडीमिंग क्वालिटीज एज वेल एज दोज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। कि दोनों के दोनों करेक्टर जो स्टोरी में हैं वो ना तो फुल्ली ब्लैक है नेगेटिव हैं, ना ही वाइट आइडियल हैं, क्योंकि उनमें कुछ विशेषताएं अच्छी हैं और साथ में कुछ में सुधार की ज़रूरत है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाई लुकिंग देयर करेक्टर्स इंडिविजुअली। हम इसको समझ सकते हैं उनके करेक्टर्स को अलग अलग देख के। पहला है हरी सिंह। ही वॉज एन आर्टफुल एंड टू स्मार्ट थीप फॉर हिज एज। अपनी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा आर्टफुल और बहुत चालाक चोर था। सेकेंड देखेंगे, हाउएवर हिज नेचर चेंज्ड ड्यू टू लव अफेक्शन एंड अनिल्स ट्रस्ट। लेकिन उसका जो व्यवहार था बदल गया अनिल के प्यार, लगाव और विश्वास के कारण। देयर फॉर द करेक्टर ऑफ हरी सिंह इज नॉट अ फ्लैट करेक्टर हु इज एदर ब्लैक और वाइट। इसी कारण जो हरी सिंह का करेक्टर है वो एक फ्लैट करेक्टर नहीं है जो कि ब्लैक या वाइट हो। अब सेकंड में अनिल का देखते हैं। अनिल वाज हेल्पफुल, सिंपल एंड इजली ट्रस्टिंग। अनिल जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला, साधारण और जल्दी विश्वास कर लेने वाला है। एट द सेम टाइम ही वाज कैजुअल अबाउट मनी एंड इग्नोर्ड हरी सिंग्स पिलफिरिंग। और उसी समय में वो जो है पैसे को लेकर काफ़ी कैजुअल होता है और हनी सिंह की जो चोरी है हरी सिंह का उसको इग्नोर कर देता है। देयर फॉर ही इज ऑल्सो नॉट अ फ्लैट करेक्टर। इसी कारण वो भी एक फ्लैट करेक्टर नहीं है। अब इसका कंक्लूजन देखिए। ग्रे करेक्टर्स प्रेजेंट अ सेंस ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी एंड अ मॉरल चैलेंज टू द रीडर्स। जो ग्रे करेक्टर्स होते हैं वो एक सेंस ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी की क्या होगा क्या करेगा इसकी भावना को पैदा करते हैं। साथ ही साथ रीडर्स के मन में एक मॉरल चैलेंज भी लाते हैं। सो हरी सिंह एंड अनिल आर क्रिएटेड एज ग्रे करेक्टर्स। जिस कारण हरी सिंह और अनिल को ग्रे करेक्टर के रूप में क्रिएट किया गया है। क्वेश्चन 9 का आर का सेकेंड क्वेश्चन है कि ऑनर एमंग थीव्स इज कंसिडर्ड अ पॉपुलर कोड। कि जो ऑनर होता है, सम्मान होता है दोनों के बीच में, वो एक पॉपुलर कोड है। एग्जामिन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एज ए स्टोरी वन अराउंड दिस कोड। कि हमको एग्जामिन करना है जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में कि कैसे इस कोड के इर्द गिर्द जो है ना स्टोरी को बनाया गया। ऑनर एमंग थीव्स इज कंसिडर्ड अ पॉपुलर कोड एमंग थीव्स बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट दे नेवर डबल क्रॉस ईच अदर डिस्पाइट डूइंग ऑल द अनएथिकल डीड्स। तो जो ऑनर एमंग थीव्स जो होता है उसको माना जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध कोड है चोरों के बीच में, क्योंकि ऐसा भरोसा किया जाता है कि वो कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देते, भले ही वो सारे के सारे अनैतिक कार्य करते हैं। दे वुड इवन बी इंक्लाइन टू हेल्प रादर देन बिट्रे ईच अदर। बल्कि उनका झुकाव एक दूसरे को मदद करने का होता है धोखा देने के बजाय। द प्रोटेगोनिस्ट होरेस डनबाई वॉज केयरफुल एंड मेटिकुलस इन हिज थेफ्ट व्हिच ही कंडक्टेड वंस अ ईयर। तो जो प्रोटोगोनिस्ट हैं होरेस डनबाई वो काफ़ी ज़्यादा सावधान होते हैं और काफ़ी ध्यान से वो अपने चोरी को प्लान करते हैं जो कि वो साल में एक बार करते हैं। ही डिडंट एंटिसिपेट द रोल ऑफ द लेडी इन रेड। और उनको जो आशा नहीं था कि जो लेडी है रेड में उसके रोल के बारे में। द लेडी इन रेड मेड अ फूल ऑफ हिम। और जो लेडी इन रेड थी उसने उसको धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया। डिस्पाइट बीइंग अ थीफ हरसेल्फ शी डिड नॉट फॉलो द कोड ऑफ ऑनर व्हिच रिजल्टेड इन डनबाई गोइंग टू प्रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। और वो खुद चोर थी फिर भी उसने जो कोड ऑफ ऑनर है उसको फॉलो नहीं किया, जिसके कारण उसका रिजल्ट ये हुआ कि डनबाई को जीवन में पहली बार जेल जाना पड़ा। ही फील्ड बेट्रेड ड्यू टू दिस। और उसी कारण से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।